गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने 12th का फिजिक्स का वैद्युतिकी का एक टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम पढ़ें उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि आवेश क्या होता है। देखिए बच्चों, आवेश की हम बात करें तो आवेश एक ऐसी चीज है न तो जिसको हम बना सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं। आवेश संरक्षण का नियम होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ जब आवेश का आविष्कार किया गया, जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि भाई स्केल लेते हैं, सिर पे रगड़ते हैं और क्या होता है कि उस कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, कागज के टुकड़ों के पास ले जाने से वो क्या हो जाते हैं, कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से शुरुआती अवधारणा देखी जाए आवेश की, तो आवेश के लिए बात की गई थी कि कांच की छड़ को लिया गया था, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, और एक एबोनॉइड की छड़ ली गई थी, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, और देखा क्या गया, ये कुछ चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लग गई। फिर बात क्या आई कि दो छड़ें ले ली, दोनों को किससे रगड़ा गया, रेशम के कपड़े से। तो तब देखा कि तो दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। और ऐसे ही किया कि दो छड़ें ले ली, उनको एबोनॉइड की, उनको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो उन्होंने भी क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। तो हम बात करते हैं, मतलब संकल्पना ऐसी आई कि आवेश तो है लेकिन उसमें दो प्रकार के गुण दिखने शुरू हो गए थे। अब हमने जैसे रेशम की कपड़े से रगड़ी हुई छड़ और एबोनॉइड की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी थी आपस में लगा, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट करा। तो तब क्या हुआ कि 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजियम ने क्या कहा कि जो कांच की छड़ है जिसको रेशम से रगड़ा गया, उसके अंदर जो है आवेश है, उसको धनात्मक का नाम दिया, और जो एबोनॉइड की छड़ थी उसको, जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था, उसको नेगेटिव का नाम दिया कि भाई एक धनावेश हो गया और एक ऋणावेश हो गया। हम अपनी मॉलिक्यूलर थ्योरी में और बढ़े तो बात क्या आती है, आवेश का एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि भाई आवेशित, किसी भी चीज के आवेशित होना सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायित्व तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अब नॉर्मली कहते हैं हम किसी को उधार देते हैं, तो उधार जब हम देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, दाता हैं, और जो लेता है वो क्या है, ऋणी हो जाता है, उस पर ऋण रहता है, और हमारे पास क्या आता है, हम कर्ज, हम उनसे लेना है हमें। तो इसी प्रकार से ऐसा इलेक्ट्रॉन की कहानी है कि भाई जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, मतलब बाहर चले गए हैं, तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है, उस मतलब एक्स्ट्रा आ गया है, वो है नेगेटिव। और आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे आवेश एक ही जैसा होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 -19। तो हम बात करते हैं तो अंतर ऐसा होता है इसमें कि भाई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़े तो अब कूलाम का नियम लेके चलते हैं। आवेश की संकल्पना तो क्लियर है हमें कि भाई आवेश की संकल्पना ऐसे कि इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होंगे वो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे वो नेगेटिव होगा। हाँ, और एक क्वालिटी और है आवेशों की कि धनावेश और धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मेरा कहने का मतलब है एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कूलाम का नियम ऐसी है कि कूलाम का नियम दो आवेशों के लिए था कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगता ही होगा, तो उस फोर्स को कैलकुलेट किया था कूलॉम्स ने। तो कूलाम का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, भाई अगर एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा और अलग अलग है तो आकर्षण लगेगा। बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज के साथ दूसरी बढ़ रही है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही तो दूसरी घटेगी, और दूसरी बढ़ रही तो पहली वाली घट जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है,
और जैसे कि नियम कूलाम ने दिया है कि भाई दोनों की मात्रा, ये Q1 है, ये Q2 है, तो उसके तो प्रोपोर्शनल का मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती का निशान है। और व्युत्क्रमानुपाती में भी अनुक्रमानुपाती का ही निशान आता है, लेकिन वो बटे में आ जाता है उल्टा व्युत्क्रम में, और बीच की दूरी r है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का। लास्ट में एक लाइन और है कि यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जब मैं वेक्टर फॉर्म में आपको बताऊंगा उस समय मैं थोड़ा इसकी बात करूंगा। तो अब हम F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² दोनों को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब कभी ये जो अनुक्रमानुपात का निशान है उसको हटाते हैं, इक्वल का लाते हैं, तो कोई ना कोई नियतांक उसमें डाला जाता है। तो यहां पे स्मॉल के हम उस नियतांक को डाले हैं। स्मॉल के एक नियतांक है, इस नियतांक का जो वैल्यू होता है 1/4πε0 कैपिटल के। कभी कभी इस पे एप्सिलॉन आर भी लिखा होगा कई बुकों में, तो बात एक ही है। तो जो कैपिटल के का नाम है उसको माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। y के लिए इसका मान हमेशा 1 होता है और अन्य माध्यमों में 1 से अधिक होता है। इसके अन्य नाम है परावैद्युतांक, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, विशिष्ट परावैद्युता, मतलब उस माध्यम में वो गुण कि वो विद्युत के प्रति क्या है, वो अब संवेदनशील है या नहीं है, वो वाला गुण ये कहलाता है इसका। और एप्सिलॉन नॉट इसमें यूज किया गया है, ये निर्वात आइडियल कंडीशन में जैसे कि निर्वात माध्यम होता है उसकी वैद्युतशीलता होती है। और स्मॉल के का जो वैल्यू होता है 1/4πε0, और मैथमेटिकली इसका वैल्यू देखा जाए, कैलकुलेट करा जाए तो 9×10⁹ आती है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका यूनिट है, मात्रक है। और अगर उसका बीनीय सूत्र निकालते तो ml3 और एप्सिलॉन का वैल्यू आता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बीनीय सूत्र m-1 L-3 T4A2। ये सारी चीजें आप 11th में बीनीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखे हैं। अब हम बात करते हैं भाई कूलाम का नियम सीखा है, तो जब कोई चीज सीखते हैं अगर तब आप समझ में कब आती है, जब उसका हम उपयोग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो एप्लीकेशन में हम बात करें तो जितनी भी थ्योरियां हैं वो कूलाम से पता चलती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा है, हम जानते हैं भाई बीच में नाभिक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्यों घूम रहा है, वो इधर उधर गिर सकता है, लेकिन क्या है, नाभिक पॉजिटिव है, वो नेगेटिव, उनके बीच में कोई ना कोई क्या है, फोर्स चल रहा है। परमाणु से अणु कैसे बनता है, जुड़ के परमाणु जुड़ के अणु किस प्रकार से बनते, बात हुई है। फिर अगर और बढ़े तो ठोसों की रचना हो जाती है। वंडरवॉल, जो किसी भी ठोस में कण होते हैं उनके बीच जो आपस में फोर्स होता है वो भी कौन तय करता है, कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। पदार्थ के बीच यांत्रिक बल, यांत्रिक बोले तो पदार्थ में जैसे उसके अपना मैकेनिज्म, जैसे एक घर्षण हो गया, श्यान बल हो गया, उनसे विद्युत चुंबकीय बल पर ही आधारित होते हैं सारे। और भारी नाभिक क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं। ये सारा का सारा जो डिपेंड है ये हमारे कूलाम के लॉ पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका वेक्टर फॉर्म पे चलते हैं। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि भाई कौन वेक्टर मतलब जो काम कर रहा है हमारा फोर्स वो किस डायरेक्शन में कर रहा है। भाई एक स्टूल है, स्टूल को एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है, तो जो ज्यादा ताकतवर वाला माना इस साइड का ज्यादा ताकतवर है, तो वो खींचेंगे, ये भी खींचेगा, लेकिन क्या होगा, कुछ कम स्पीड से ये अपनी तरफ ले जाएगा, होगा। इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन हो रहा है हमारा वो मेरे इस हैंड की साइड हो रहा है। तो यही एक सिंपल सा फंडा है। तो सिंपल सा फंडा में बात कर रहे हैं हम, तो वही एक यहाँ पे मैंने बनाया है कि Q1 और Q2 हमने क्या बना रखे, दो हमने चार्ज लिए हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब दिशा में जो सदिश होता है उसके एकक सदिश को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसके बाकी कितने भी मात्रा को हम मल्टीप्लाई कर लें उससे, तो हम उस दिशा में पूरा वेक्टर हमें मिल जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर है। और यहाँ पे F12 और F21 है, फोर्स लग रहा है, बीच की दूरी r है। जैसे कि F12 की बात करें तो इस Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं F12, और F21 कहें तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला जो बल होता है। बाकी अगर हम ये कहें तो R12 है Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश इस दिशा में, और R21 है इस दिशा में। अब रिजल्टेंट जिधर भी आएगा वो वाला वेक्टर होगा। हम नॉर्मली जो फॉर्मूला है F = 1/4πε के Q1 Q2 R²
ये अब हम ये तो रिजल्टेंट फॉर्म का है, देखिए यहाँ पे मॉड निकलता है, जब वेक्टर का मॉड निकलता है तो रिजल्ट में वही आया है। लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में देखें मॉड को छोड़ करके, तो वेक्टर फॉर्म ये है, तो वेक्टर फॉर्म F21 बोले तो Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल किधर लग रहा है, इसमें जो वेक्टर आया है किधर लग रहा है, देखिए R12 का मीन Q1 से Q2 की ओर बल, ये इसका इधर तो लगेगा ऐसे, तो ये दिखा रहा है एज ए सेम दैट इसमें भी है। तो ये दोनों चीजें हमने डिफरेंट करके दिखाई है। तो आगे अगर प्रूफ करते हैं तो ये एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव हो जाता है इसमें। तो ये हमारा कूलाम का लॉ है। तो इस प्रकार से मैं अन्य जो हमारे फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उनको आप वीडियो लेकर भी आपके साथ पास आऊंगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।